हेलो नमस्कार, मैं आई एम फिलिप सोलोमन। माय डियर गाइस, जैसा कि आज का हमारा जो एपिसोड है, यह एपिसोड भारतीय शिक्षा नीति को लेकर के है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे भारत में 2020 आया है, इस पे हमारी आज का लेक्चर सीरीज होगा। हम सभी को जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होता है, जिस तरह से हम अपने शिक्षा, जैसा कि कहा जाता है एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हम सभी को जानते हैं कि जिस तरह से शिक्षा से ही किसी लोगों की पहचान बनती है। एजुकेशन आपके पास है तो आपकी एक पहचान बनती है। और इस एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से हमारे यहाँ 34 ईयर्स पुरानी जो शिक्षा नीति चलाई जा रही थी, उस 34 साल की पुरानी शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव को लाया गया। और इस बदलाव के साथ ही भारत में नई शिक्षा नीति अंततः भारत में 29 जुलाई 2020 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो आज हमारी जो चर्चा होगी, ये चर्चा हमारे यही विषय को लेकर के होगा कि आखिर नया जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले इसके लेकर के हमारे पास कमेंट है, उस कमेंट को भी आप जान सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक तालाब में जो जमा हुआ पानी जो होता है, जिस तरह से बदबू देने लगता है, धीरे धीरे वो बहुत खराब हो जाता है, ठीक उसी परिदृश्य में आप कह सकते हैं जिस तरह से 34 साल की पुरानी हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति थी, वह कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन को, हमारी जो शिक्षा की पॉलिसी, जो हमारी डिमांड था, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं फुलफिल करने में असमर्थ हो रहा था। और यही कारण बने कि अभी वर्तमान में न्यू शिक्षा नीति, जैसा कि 2019 में हम कह सकते हैं कि भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट को जनता के सामने भी उन्होंने रख दिया था। जनता की सलाह जिस तरह से मिला, रिकमेंडेशन मिला, उस आधार पर नई शिक्षा नीति को हमारे यहाँ भारत में बनाई गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अभी तक वर्तमान की स्थिति को यदि हम वर्तमान के 2020 की न्यू शिक्षा पॉलिसी को यदि देखते हैं, तो अभी तक भारत में जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में लगातार 3 बार बदलाव किए गए। जैसा कि सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में सबसे पहले 1968 ईस्वी में शिक्षा नीति लाया गया। उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार जब बनी थी, तो उस समय 1986 ईस्वी में दूसरा शिक्षा नीति लाई गई। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में जिस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा, या जिस तरह से कह सकते हैं राजनीति में गतिरोध चल रहा था, उथल पुथल चल रहा था, उसको लेकर के 1991 में जैसा ही जनता पार्टी, या कह सकते हैं इनकी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार बनती है, तो उन्होंने 1992 में कुछ बदलाव किए राजीव गांधी के शिक्षा नीति में। वो बदलाव करने के बाद उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान में जो हमारा यहाँ शिक्षा नीति जो लाया गया, 34 साल पुराना शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ लाया गया। और सरकार ने इस बीच बहुत सारे चीज़ों को एनालिसिस भी किया, विश्लेषण भी किया, और महसूस भी किया कि जिस तरह से विश्व की शिक्षा नए स्वरूप में जिस तरह से वो विख्यात हो रहे हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जिस तरह से रूटीन एजुकेशन है, एकदम पैरोटिंग कह सकते हैं, तोते की तरह रट के हम जैसे पास होता है, पूरी की पूरी जो हमारे यहाँ थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल नाम का चीज़ नहीं है। तो जैसा कि हमें कहा जाता है, जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है, वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक बियर करता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो हमारे कांस्टेंट होता है। लेकिन थ्योरेटिकल जो होता है, बहुत लंबे समय तक हमारे पास गेन नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो इस परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने न्यू शिक्षा नीति लाया। दुनिया की शिक्षा नीति को देखने के बाद, लोगों की सलाह लेने के बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यही सारे बहुत सारे वर्तमान के परिदृश्य के कारण हो सकते हैं, जिसके कारण मानव संसाधन मंत्रालय ने न्यू ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट उन्होंने 2019 में लाया था। अब बात होती है कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो है, तो 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 ईस्वी को इसको कह सकते हैं अप्रूवल भी दे देती है। इस अप्रूवल के साथ नए शिक्षा नीति का जो मसौदा था, जो वर्तमान में कह सकते हैं 34 साल जो पुराने थे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी को तैयार किया जाता है। उसके बाद भारत में नई शिक्षा नीति बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कुछ ही ऐसे पॉइंट्स, 12 या 13 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन हम इस पॉइंट की चर्चा करने से पहले प्रधानमंत्री की जो अभी भाषण हुआ है, इस भाषण की चर्चा हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारत प्रधानमंत्री की जो भाषण हुई थी, भाषण के आधार पर उन्होंने कहा कि
कि अभी तक हमारी जो एक डिमांड थी, वो हम जो चाहते हैं अपने एक इनोवेटिव वे में जो शिक्षा को एक प्रसार करने के लिए, शिक्षा के डिमांड, लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले किए कि जो हमारे यहाँ 10+2 का जो एक बेस था, यानी 10+2 यानी 12 का जो हम एजुकेशन गेन करते थे, उसके लिए हमारे पास 14 साल ईयर्स नॉर्मली थी। मैट्रिक तक 14 साल हमारा एज होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 10+2 का जो हमारे पास एक एजेंडा थी, या 10+2 का जो हमारा स्ट्रक्चर एजुकेशन का था, सरकार ने इसको रिप्लेस कर देती है 5+3+3+4 के अंतर्गत। अब हमें जानना होगा कि 5+3+3+4 होता क्या है। तो सबसे पहले 5 जो है, 5 हमारा फाउंडेशन स्टेज कहलाता है भारत में, यानी 5 साल तक जो हमारा ये फाउंडेशन स्टेज कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि पहले से 3 साल की जो शिक्षा व्यवस्था होगा बच्चों को आंगनबाड़ी में दिया जाएगा, जिसको हम प्री स्कूलिंग शिक्षा नीति के अंतर्गत कह सकते हैं। यानी पहले से 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में जाना होगा, आंगनबाड़ी में उनको शिक्षा ग्रहण करना होगा और उनको प्री स्कूलिंग शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि 3 साल के प्लस 2 साल, तो 2 साल जो होगा उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक में बच्चे सम्मिलित होंगे, या कक्षा 1 से कक्षा 2 तक के बच्चों को उसमें पढ़ाई जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें 5 साल के लिए जो नया पाठ्यक्रम होगा, या जो न्यू एजुकेशन का आप कह सकते हैं एक रिफॉर्म होगा, या कह सकते हैं एक रूटीन होगा, या कह सकते हैं प्रोग्राम जो लॉन्चिंग होगा, वो सरकार तैयार करेगी। और ये पूर्ण रूप से जो 5 ईयर्स तक जो बच्चे की जो एजुकेशन होगी, इसमें पूरा का पूरा जो होगा एक्टिविटी बेस्ड होगा, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चों के जो क्रीड़ा होते हैं, वो सारे चीज़ों को इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को एक एजुकेशन के प्रति उनको जो इनोवेटिव जो वे होता है, जिसके द्वारा उनमें एक अट्रैक्शन की भावना जाग सके, इस चीज़ों को उसमें उल्लेखित की जाएगी। और मुख्य रूप से सरकार ने इसमें एक एज का भी ड्यूरेशन रखा है कि इसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे ही इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा 5 ईयर्स या 5 जो हुआ, ये हमारे हुए, हम फिर से एक बार बोलते हैं, तो इससे पहले से 3 साल के बच्चे जो होंगे वो आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यह हमारा एक फाउंडेशन जो होता है स्टेज कहलाता है। इसमें 5 साल के लिए जो होगा नए पाठ्यक्रम का इसमें कह सकते हैं कि आकलन सरकार तैयार करेगी, ठीक है। और यह शिक्षा जो होगी पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड होगा, जिसमें कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के जो बच्चे होंगे वो हमारा 2 साल जो हमारा बच्चे का उसमें वो बच्चे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और इसमें एज का जो ड्यूरेशन है वह 3 साल से 8 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। यदि हम दूसरी बात करते हैं तो 5+3, तो 3 की यदि बात करते हैं तो 3 जो होता है वो हमारा प्रीपैरेटरी स्टेज कहलाता है। और इसमें क्लास 3 से लेकर के स्टैंडर्ड 5 क्लास तक के अध्ययन किए जाएंगे, या एजुकेशन या शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इसकी जो एजुकेशन होगा वह पूर्ण रूप से प्रयोगों के आधार पर होगा, प्रयोगों के जरिए, यानी प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वह साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे किसी भी प्रकार का आर्ट हो, ये सारी चीज़ें। इसमें बच्चों का जो एज का सरकार ने प्रावधान किया है वह 8 साल से 11 साल के बच्चे इसमें इस पीरियड में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा जो 3 ईयर्स है वह 3 ईयर्स हमारा मिडिल स्टेज कहलाएगा। इसमें क्लास 6 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे होंगे, और इसमें जो होगा सब्जेक्ट बेस्ड इसमें एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें बच्चे का जो एज होगा वह 11 साल से 14 साल के बच्चे होंगे। और इसमें यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें 6 क्लास से ही कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट जो कोर्स होता है सरकार इसमें लॉन्च करने की कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने की विचार भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड 6 से 8 वाला जो हम पीरियड देख रहे हैं थर्ड में, तो इसमें बच्चे का एज होगा 11 से 14 साल। इसमें 6 क्लास से ही बच्चों को जो होगा स्किल्ड जो डेवलपमेंट कोर्स होगा इसको शुरू करने की सरकार बात करेगी। और लास्ट जो हमारा 4 होगा वो हमारा सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्टेज होगा इसमें बच्चे जो होंगे 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इसमें जो भी अध्ययन किए जाएंगे या जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी वह पूर्ण रूप से मतलब विषय को गहराई से बताने की इसमें कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ सब्जेक्ट को चॉइस करने के लिए भी बच्चों को कह सकते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट को रखेंगे, इसको चॉइस करने के लिए भी उनको इसमें कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो यह हमारा जो पॉलिसी था सरकार के 5+3+3+4 इन प्लेस ऑफ 10+2, ये सरकार की पॉलिसी थी।
दूसरी महत्वपूर्ण यदि हम बात करते हैं तो अब हम चर्चा करेंगे कि पूरी की पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने आखिर जो मुख्य बिंदु जो है हमारे एग्जाम के लिए, वो मुख्य बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुख्य बिंदु में सबसे पहला हमारा होता है कि जो नई शिक्षा नीति है यानी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है, इसमें शिक्षा पर सरकार जीडीपी का 6% अब खर्च करेगी। इसके पहले आप देख सकते हैं तो भारत में टोटल जीडीपी का 4.43% ही हमारे शिक्षा पर खर्च होती थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद सरकार ने आश्वस्त कर चुका है मंत्रालय को कि हम इसके लिए 6% अपने जीडीपी का टोटल जो हमारे पास फाइनेंसिंग या कह सकते हैं फंडिंग होगा, वह 6% हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वह होता है कि स्टैंडर्ड 5 जो क्लास होता है, तो स्टैंडर्ड 5 क्लास तक के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाएगा वह पूर्ण रूप से मदर टंग में दिया जाएगा, उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। चाहे उनकी मातृभाषा वहाँ का जो है ओरिजिनल लैंग्वेज हो, चाहे उनकी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ठीक है, जो भी उनकी मदर टंग होगा उस मदर टंग में उनकी 5 क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि बच्चों में जो सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको और ज़्यादा इनकरेज करने की सरकार इसके तहत कह सकते हैं स्ट्रेंथ यानी शक्ति देने की योजना बनाई है। तीसरा महत्वपूर्ण बात होता है कि जो हमारे पास MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, इस मंत्रालय को सरकार ने नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, क्योंकि मानव जो होते हैं किसी भी संसाधन का रूप नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसको लेकर के सरकार बहुत पहले से इस पे कह सकते हैं विचार भी कर रही थी, कंसिडरेशन भी कर रही थी, और अंततः MHRD को शिक्षा मंत्रालय इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं, अब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मंत्री न कहला करके अब भारत का शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु होता है वह महत्वपूर्ण बात होती है कि जो हमारा लॉ तथा मेडिकल जो हमारा एजुकेशन है, तो लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर जितने भी हमारे पास समस्त जो हायर एजुकेशन होते हैं, वे सारे हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने एक सिंगल बॉडी के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, जिसको हम बोल सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सरकार गठन करने की बात की है। यानी लॉ तथा हम मेडिकल की बात करें, दोनों को छोड़ करके भारत में जितने भी प्रकार के हायर एजुकेशन होते हैं, वे सारे हायर एजुकेशन को सरकार आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सारे को सरकार इस सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए HECI का गठन करेगी। ठीक है, और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन होगा, इसको लेकर के जो हमारे यहाँ सिंगल आप कह सकते हैं रेगुलेटर भी सरकार इसके लिए गठन करेगी, और उस शिक्षा में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ न्यू सीट भी सरकार जोड़ने की बात कर रही है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस तरह से शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश किया जा रहा है। चौथी बात आप कह सकते हैं मुख्य बिंदु जो है कि छठी जो क्लास होगी, छठी क्लास से ही सरकार वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी 6 क्लास स्टैंडर्ड 6 से ही सरकार जो है वोकेशनल कोर्स शुरू करेगी, और इसको लेकर के जो भी कह सकते हैं जो ऑप्टेड स्टूडेंट होंगे, यानी दूसरे शब्द में कह सकते जो इच्छुक स्टूडेंट होंगे, उनको छठी क्लास के बाद से ही उनको जो इंटर्नशिप की जो प्रक्रियाएँ होती है, ठीक है, वो इंटर्नशिप की प्रक्रिया में भी उनको इन्वॉल्व कर दी जाएगी। यानी स्टैंडर्ड 6 से ही उनको में एक इंटर्नशिप की जो विचार होती है, इंटर्नशिप क्या होता है, वो कैसे अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों को सरकार 6 क्लास से ही इसमें इनरोल करने की कोशिश करेगी। आगे हम यदि छठी महत्वपूर्ण बातों की करते हैं, तो छठी महत्वपूर्ण बात होती है कि सरकार ने म्यूजिक तथा आर्ट दोनों जो हमारा है, ये भी हमारा एक शिक्षा के एक बहुत बड़ा कह सकते हैं या सुप्रीमो कह सकते हैं, ये एक हमारा एक्टिविटी और पार्ट्स होता है, इसको सरकार बढ़ावा देने के लिए इनकरेज भी करेगी। 7वां महत्वपूर्ण बात होती है कि जो हमारे पास ई एजुकेशन जो होता है, यानी ई पाठ्यक्रम जो होता है, इसको सरकार बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको हम NETF बोलते हैं, तो
कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने NETF को बनाया है और इसको और सरकार कह सकते हैं कि एक बहुत बृहद पैमाने पर कह सकते हैं इसको और फैलाने की कोशिश कर रही है, और जिसको लेकर के हम कह सकते हैं वर्चुअल लैब जो होगा और उसको भी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब तक लैब का डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक जो हम टेक्नोलॉजी फोरम की चर्चा कर रहे हैं या जो हम नेशनल एजुकेशनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वह कहीं ना कहीं न होने के कारण, वर्चुअल लैब न होने या लैब न होने के कारण उनमें कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज पुनः फिर आना स्वाभाविक है, जिसको लेकर के सरकार पहले ही आश्वस्त कर चुकी है कि जो भी हमारी पॉलिसी होगी उस पॉलिसी में एक नए वे के साथ हम इनोवेटिव वे में आपके सामने सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है जो हमारा 8वां पॉइंट आप कह सकते हो। 8वां पॉइंट है कि 2030 तक जो हमारे पास हायर एजुकेशन है उसमें जो हमारा GER हुआ, GER का मतलब होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो 2030 तक सरकार ने कहा है कि ग्रोस इनरोलमेंट जो हमारा रेशियो है वह 50% हम पहुंचाने का लक्ष्य रखें, जो कि आप 2018 तक में देखिएगा तो 2018 में हमारे यहाँ जो ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशियो है वह मात्र 26.3% था। तो इसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं आश्वस्त है, सरकार इसको लेकर के कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम को उठाई हुई है। 9वां हमारा जो मुख्य पॉइंट होता है वो होता है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है इसका सबसे जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, यानी ओवरऑल जितने भी हम पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं वे सारे पॉइंट्स डिस्कशन में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा होता है वह महत्वपूर्ण है हमारा 9वां पॉइंट, वह है मल्टीपल एंट्री प्लस एग्जिट सिस्टम। यानी मल्टीपल जो हमारा एंट्री है एवं जो हमारा एग्जिट जो सिस्टम है इसको सरकार ने लागू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम सर क्या बता रहे हो, तो सबसे पहले आप ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे यदि हम बात करते हैं कि अभी हम वर्तमान की स्थिति को बात करते हैं कि अभी यदि कोई भी छात्र 3 साल तक, ध्यान देंगे 3 साल तक इंजीनियरिंग पढ़ने या 3 साल में 6 उसका सेमेस्टर हो जाती है, ठीक है, या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद वह किसी कारण से आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाता या छोड़ देता है, तो किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है, कोई भी कंसिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता, सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है। लेकिन यदि हम मल्टीपल एंट्री प्लस एग्जिट सिस्टम जब हम इसके अंतर्गत आते हैं तो इससे ये फायदा हो जाता है कि 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है, 2 साल की यदि वो पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको डिप्लोमा की डिग्री मिल सकती है, और 3 या 4 साल की वो पढ़ाई यदि कर लेते हैं उसके बाद यदि पढ़ाई छोड़ते हैं तो उनको डिग्री भी हासिल हो सकती है। और इससे हम कह सकते हैं कि देश में जो ड्रॉप आउट का जो रेशियो होगा एक कहीं ना कहीं कम होगा, तो इसे हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव इससे रेस्पॉन्स मिल सकता है। अगला पॉइंट आप देखिएगा तो जैसे हम 10th पॉइंट की 10वां की बात करेंगे तो हमारा 10 जो पॉइंट होगा वो होगा कि अगर कोई भी छात्र किसी भी कोर्स बीच में यदि मान लिया जाए कि छोड़कर दूसरे कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहता है ना, तो इस तरह से समस्या, जैसे मान लिया जाए आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, मान लिया जाए कि आप हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं हिस्ट्री ऑनर्स हमारे लायक नहीं था, हम क्यों नहीं इसको फिजिक्स ऑनर्स में बदल दें, ठीक है, तो इस तरह की चुनौतियां आपके सामने भी आती है, आपको भी इस तरह से एक्सपेक्टेशन होने लगता है, कभी कभी गलत सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन भी कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब बनती है तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चुनौतियां भी हो जाता है कि हमारा इतना साल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए सरकार ने एक कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण योजना भी लाया और महत्वपूर्ण आपका मसौदा भी इसमें तैयार किया है न्यू शिक्षा पॉलिसी में। तो अगर कोई छात्र किसी भी कोर्स बीच में छोड़कर यदि दूसरा कोर्स में यदि वो एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक जो निश्चित जो हमारा समय होता है तो एक निश्चित समय तक वो ब्रेक ले सकता है, सबसे पहला, ठीक है, और दूसरा जो कोर्स होगा वो ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाते हैं, ठीक है, ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाते हैं। तो दूसरा कोर्स वो ज्वाइन कर भी सकता है और इसको पूरा करने के बाद जो दूसरा उन्होंने कोर्स जो ज्वाइन किया उस कोर्स को वो पूरा करने के बाद फिर से जो पहला कोर्स में उन्होंने इनरोलमेंट कराया था या एडमिशन लिया था उस कोर्स को भी वो पूरा कर सकता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। 11वां जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह 11वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ या डीम्ड यूनिवर्सिटी हुए या स्टैंड कह सकते एलोन जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, इनको लेकर के अलग अलग नियम भारत में बनाए गए हैं, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये सारे के लिए सरकार ने एक ही नियम रखे और एक ही नियम के तहत भारत में जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं वे सारे को चलाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि यदि हम 12वां की बात करते हैं तो वो होता है कि देश में जो हमारे यहाँ रिसर्च
की हम बात करते हैं तो शोध और अनुसंधान जो होता है इसको बढ़ाने के लिए अमेरिका में जैसे NSF के नाम सुने होंगे, नेशनल साइंस जो फाउंडेशन है अमेरिका में, ठीक है। तो जिस तरह से भारत भी उसको कह सकते कॉपी कैट कर रहा है, उस तरह से भारत में शोध और अनुसंधान को भी बढ़ाने की सरकार के लक्ष्य भी है, ठीक है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए अमेरिका के तर्ज पर, अमेरिका के जो NSF है उसके तर्ज पर कह सकते हैं कि एक शीर्ष यानी सुप्रीम कह सकते हैं या टॉप लेवल का कह सकते हैं एक बॉडी या निकाय के रूप में जो हमारे यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी सबसे पहले। तो NSF जो है हमारा अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसके स्थान पर उसी के तर्ज पर भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF का गठन किया गया। और NRF की जो स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य होगी वह मुख्य उद्देश्य होगा कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की जो संस्कृति है ना, इसको बढ़ावा देना है और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा शासित होगा और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग भी करेगा। तो ओवरऑल सारे जब हम फैक्टर्स को देखते हैं, सारे जब हम अल्टरनेटिव्स को देखते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम शिक्षा व्यवस्था को एक सही वे में, एक सही स्ट्रक्चरल फॉर्म में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमारे न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी का था और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने देश की जो 34 साल की जो पुरानी हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अपंग हम कह सकते हैं अनविजिबल जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एक नया हम एक एनर्जी भरने की कोशिश हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।